नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की बात करूं उससे पहले क्विकली देख लीजिए शो में आज क्या होगा खास। तो कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आज सीएल एजुकेट कंपनी की लिस्टिंग होनी है। तो इनिशियल रुझान है दबाव के साथ ये लिस्टिंग होगी, तो एक एनालिस्ट से बात और साथ साथ इस कंपनी के चेयरमैन और ईडी सत्यनारायण से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या है आगे का आउटलुक। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग के साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु गुप्ता और सुगंधा सचदेव। इनसे बातचीत होगी आज की स्ट्रैटेजीज पर, तत्काल ट्रेड आइडिया और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे सिमी भौमिक, जिनसे निफ्टी और स्टॉक कॉल्स, स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है मेरे सहयोगी वरुण दुबे बताएंगे। मितेश ठक्कर जुड़ेंगे और सुमित बगाड़िया जुड़ेंगे 10:30 बजे वायदा बाजार की रणनीतियों पर बातचीत करने के लिए। और प्रकाश गाबा रोज की तरह 11 बजे होंगे हमारे साथ फटाफट सलाह देने के लिए। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। डॉलर में आई रिकवरी से ग्लोबल मार्केट्स में सोने की चाल कमजोर पड़ गई है और कॉमिक्स पर यह करीब $0.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इसका दाम $1240 के स्तर पर आ गया है, जो पिछले 10 दिन का निचला लेवल है। दरअसल डॉलर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है और ऐसे में चांदी पर भी दबाव बढ़ गया है। 3 दिन तेजी दिखाने के बाद कच्चे तेल में भी आज बिकवाली हावी है, मुनाफा वसूली कह लीजिए उसको। वहीं इस तिमाही शानदार प्रदर्शन के बाद आज कॉपर भी प्रेशर में आ गया है और एलएमई पर यह करीब 1% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि इस तिमाही कॉपर में करीब 6.5% की तेजी देखने को मिली है, जबकि निकेल में इस तिमाही में करीब 8% की गिरावट आई है। एग्री कमोडिटीज में ग्लोबल मार्केट्स में चीनी का दाम पिछले 10 महीने के निचले स्तरों पर आ गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती बढ़ गई है और $1 की कीमत ₹64.80 के आसपास आई है। ऐसे में देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन लेवल्स पे होती है। एक्सपर्ट से बातचीत होगी, लेकिन साथ साथ सीएल एजुकेट की लिस्टिंग पे भी अपना रडार पे रखें। ₹502 का इश्यू प्राइस था और पूरी एक्सपेक्टेशंस की एक कमजोर लिस्टिंग होगी। 20% या ₹100 झटक देगा ये स्टॉक लिस्टिंग पर। क्यों? कई सारे रीजंस हैं। एक तो बहुत ठंडा आईपीओ का रिस्पांस मिला था, 1.9 या 2 गुना से कम सब्सक्राइब हुआ, तो बहुत ठंडा रिस्पांस था। जिस स्पेस की ये कंपनी है वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। जिस वैल्यूएशंस पे ऑफर करी गई थी उसको लेकर मतभेद, उसको लेकर कंसर्न्स थे। इसका एग्जैक्ट पीयर है एमटी एडुकेयर, महेश ट्यूटोरियल्स, जो कंपनी कामकाज चलाती है, उससे कंपेयर कर रहे हैं एनालिस्ट, तो लग रहा है वो अब सस्ता हो गया रिसेंट पिटाई के बाद। ये कंपनी छोटी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस स्पेस में, लेकिन उस स्पेस में अब तक पकड़ बनाने में मुश्किल रहा है क्योंकि कई सारी जगह से पैर फैला लिए हैं। बैंड कहते हैं मैनेजमेंट बैंडविड्थ के लेकर इश्यूज हैं और एजुकेशन स्पेस की कंपनीज ने अब तक शेयरधारकों को कभी कमा के नहीं दिया। एमटी एडुकेयर अपने इश्यू प्राइस से नीचे, करियर पॉइंट अब तक कभी परफॉर्म करके नहीं दिया। इसके अलावा एड्यूकॉम्प, एवरॉन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जहां पे तमाम कंसर्न्स रहे हैं। इसीलिए शायद इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा नहीं। लिस्टिंग होती हुई अब आपकी सीएल पर भाव आएगा ₹400 पे लिस्टिंग होती हुई 502 के मुकाबले ₹102 नीचे, यानी कि डिस्काउंट में शुरुआत होती हुई 20-21% का दबाव। तो एज एक्सपेक्टेड ₹100 के आसपास की नरमी, एक कमजोर लिस्टिंग होती हुई सीएल एजुकेट की। आगे एनालिस्ट से समझूंगा इस आईपीओ में अब लिस्टिंग के बाद रणनीति क्या हो। जो खरीदना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है। और साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे आगे की ट्रेजेक्टरी। लेकिन चलिए, आप कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल आना चाहिए और जहां पे इंटरनेशनल मार्केट्स में आज मुनाफा वसूली है, 3 दिन लगातार मजबूती के बाद, 4% के उछाल के बाद आज इंटरनेशनल मार्केट्स में मुनाफा वसूली और भारतीय बाजार में भी 1/4% के आसपास का दबाव। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आएगा, 0.5% का उछाल शुरुआती एशियाई कामकाज में था। जी हां, 1/3% की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में भी शुरुआत होती हुई। तो कच्चे तेल में जो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से आया था, आपको याद होगा ओपेक नॉन ओपेक अपनी जो प्रोडक्शन कट की समय सीमा उसे बढ़ा सकते हैं, उस चलते मोमेंटम आया था और आज हफ्ते का आखिरी दिन हल्की मुनाफा वसूली का प्रेशर। बुलियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। सोना और चांदी ऑलमोस्ट स्टेबल है,
कई सारे फैक्टर्स यहां पे एट प्ले है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर है तो वो एक कंसर्न बना हुआ है, लेकिन यूरोप में इलेक्शन होना, ब्रेक्जिट की प्रक्रिया की शुरुआत होना, ये सब पॉजिटिव्स हैं, खासतौर पे सोने को लेकर। तो देखना होगा एक्चुअली एनालिस्ट क्या मानते हैं, यहां से कॉल क्या होगा। लेकिन सोना आपकी स्क्रीन पे 70 रुपए नीचे खुलता हुआ 1/4% का दबाव, और चांदी भी आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि वहां पे भी दबाव और दबाव ज्यादा देखने को मिलेगा। जी हां, आधे % की कमजोरी के साथ वहां पे शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर इस क्वार्टर का आउट परफॉर्मर, 1/4% का दबाव, 1 रुपए की कमजोरी, 382 383 लेवल्स के ऊपर शुरुआत होती हुई। एल्यूमिनियम 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत करता हुआ 126 रुपए 55 पैसे के लेवल्स हैं। लेड में आधे % की नरमी, 149 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआत होती हुई। निकेल में हम देख रहे हैं 1 रुपए के आसपास का उछाल, तो कल के क्लोजिंग लेवल्स हैं 647 648 के लेवल्स। जिंक में 1.5 रुपए के आसपास की कमजोरी। क्विकली एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पे आ जाएं, उसके बाद एनालिस्ट के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन के साथ शुरुआत, जी हां, 2 रुपए का उछाल, 2863 का लेवल्स। मस्टर्ड सीड में 3938, तो 7 रुपए का उछाल के साथ शुरुआत होती हुई, और बाकी की एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। लेकिन चलिए बातचीत करने के लिए आज कार्वी कॉर्पोरेट के हिमांशु गुप्ता और रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव जुड़ती हुई। आप दोनों का ही स्वागत है। सुगंधा, पहले तो सोना क्या करना चाहिए मैम? एक तरफ डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई, लेकिन यूरोप को लेकर तमाम कंसर्न्स हैं, हेडविंड्स कह लीजिए आप, क्या करना चाहिए सोने में? यहां से डायरेक्शनली कॉल क्या ले रही है, और आज ट्रेडिंग के लिए आज से रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर हम डायरेक्शनली कॉल की बात करें तो मुझे लगता है अभी हमें इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए फॉर सम मोर डिक्लाइन। एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स इज रिट्रीटिंग हायर, इट हैज सर्ज्ड टू अ 9-day हाई, एंड दैट्स द बेसिक रीजन जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर बात करें तो 1260 कॉमिक्स में प्राइसेस ब्रेक नहीं कर पाए, और वहीं से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। मुझे लगता है अभी इंट्राडे सेशन में ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। आज इंट्राडे के लिए भी हमारी रिकमेंडेशन है स्मॉल राइज एट लेवल्स ऑफ अराउंड 28,620, सेलिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 28,700, एंड डाउन साइड में वी आर लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ अराउंड 28,400 to 350 एज वेल। आई एम जस्ट स्लाइटली रिवाइजिंग द लेवल्स ऑन द डाउन साइड। अगर मैं डायरेक्शनली बात करूं तो मुझे लगता है यस, एज यू हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट, ब्रेक्जिट नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है, एंड फ्रांस में भी इलेक्शंस को लेकर काफी कंसर्न्स बने हुए हैं। दैट विल बी द मेजर फैक्टर। और आज ट्रम्प और चाइना में भी आज एक मीटिंग है, सो दैट विल ऑल्सो लीड टू सम पॉलिटिकल रिस्क अराइजिंग इन द मार्केट विद रिगार्ड्स टू ट्रेड पॉलिसीज। तो इसकी वजह से ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, बट यस एज ऑफ नाउ सम प्रेशर ऑल्सो बिकॉज ऑफ रुपी स्ट्रेंथ, वी आर विटनेसिंग सम मोर प्रेशर इन डोमेस्टिक मार्केट। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है आज, लेकिन बिकवाली करने के मौके होंगे 28,420 के लेवल्स पे। अच्छा मैम, अच्छा जितना आप हिंदी में बोलेंगे मैम उतना ज्यादा मुझे समझ में आएगा, आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। कच्चा तेल मैम, वहां पे क्या कॉल होगा? कच्चे तेल की भी बात करें तो मार्केट में दो तरफ फैक्टर्स बने हुए हैं। एक तरफ यूएस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, फॉर लास्ट 12 वीक्स, पिछले 12 हफ्ते से अगर हम देखें तो रेक काउंट बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं, दे आर नियर द रिकॉर्ड हाइज। इसकी वजह से क्रूड ऑयल में जहां हमने पिछले कुछ दिनों में प्रेशर आते हुए देखा, बट अब एक तरफ रुझान बन गया है कि ओके, तो कच्चा तेल क्रूड में बाय कॉल होगा 3300 के लेवल्स के लिए। हिमांशु जी हाय, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज सर, कहां पैसा बनने वाला है, क्या सजेस्ट करा है क्लाइंट्स को, क्या सजेस्ट करेंगे हमको? गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग करते करते मेरे ख्याल से उन्होंने गलती से कॉल कट गया उनका, हाथ लगा दिया है। लेकिन सुगंधा, ये रुपए की चाल यहां से कैसी नजर आती है? और साथ लगता है दोनों से ही संपर्क टूट गया है। ओह, चलिए अब तक की जो स्ट्रैटेजीज है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोना बिकवाली करने के मौके 28,420 का, कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके 3300 के। हिमांशु शायद जुड़ चुके हैं कॉल पे। हिमांशु, चलिए हिमांशु की क्विकली कॉल्स बता दें। एग्री कमोडिटीज अब बात करने की उनसे जरूरत नहीं पड़ेगी, समय निकल रहा है। एग्री कमोडिटीज की कॉल्स प्लीज आप अपनी स्क्रीन पर आने दीजिए। टर्मरिक यानी कि हल्दी बेचने के मौके ढूंढें, लक्ष्य होगा 6250 का, बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जीरा बेचने के मौके ढूंढें, अप्रैल वायदा यहां पे 17,700 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। लेकिन चलिए कमोडिटी की टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन अब मूव करते हैं और आज की लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। लिस्टिंग हुई है सीएल एजुकेट की, एक बार वो भाव आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। 502 का इश्यू प्राइस और 418, हालांकि 20-21% नीचे खुला था। अब नीचे के लेवल से कुछ रिकवरी जरूर है, लेकिन नुकसान तगड़ा हो गया मुझे। ऐसे में रणनीति क्या हो? ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं, अगर मैंने आईपीओ में पैसा लगा दिया था सर, क्या करूं मैं? अगर लगाया हुआ है तो अभी भी बेचूं या रुक जाऊं? ये थोड़ा सा झटका लगाए, उभर सकता है स्टॉक यहां से।
सही का आशीष जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है। जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया उन्होंने अच्छा खासा हाथ जलाया अपना, और वो भी इस टाइम पे जब बाकी सारे आईपीओ में पैसे बने थे और डीमार्ट के टाइम का आईपीओ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से डीमार्ट ने टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए पैसा छोड़ा था, इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा नहीं छोड़ा। वैल्यूएशंस काफी महंगे थे, और मुझे ध्यान है कि मैंने आपके चैनल पे पहले भी ना किया था इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के लिए, और काफी एनालिस्ट और आप लोग के चैनल में बार बार इनफैक्ट जो भी दूसरे एनालिस्ट आ रहे थे वो भी कह रहे थे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन वैल्यूएशंस पे अब जहां पे भी उछाल आए, हो सकता है बाउंस बैक आ जाए, तो निकलने की कोशिश करें। दो एंकर इन्वेस्टर्स के नाम बड़े बड़े हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट समहाउ आई एम रियली सरप्राइज कि इतने महंगे वैल्यूएशंस पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से दूसरे स्टॉक्स काफी सस्ते अवेलेबल है, जैसे कि एमटी एडुकेयर आप भी कह रहे थे, और भी कैरियर पॉइंट है, बट ओवरऑल इस सेक्टर का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, लोकलाइज प्लेयर्स बहुत सारे हैं, रीजनल प्लेयर्स बहुत सारे हैं, और फिर काफी टीचर स्पेसिफिक और ट्रेनर स्पेसिफिक ये बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस की तरह नहीं चलता रहा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह ज्यादा चलने लगा आजकल, और ऑनलाइन का बहुत बड़ा कंपटीशन है, यूट्यूब इज अ बिग कंपटीशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे इन कंपनीज का नहीं दिखता है। तो फ्रेश खरीद ना करूं इस स्पेस में, एचसीएल एजुकेट को भी अवॉइड ही करूं, और अगर गलती से आईपीओ में ले लिया है तो थोड़ा सा प्राइस उभरने दूं। क्या मुझे मेरा 502 का भाव मिलेगा क्या स्क्रीन पे, वहां निकलूं या थोड़ा सा बाउंस पे निकल ही जाऊं? देखिए, बाउंस पे निकलने की कोशिश करें। 502 का भाव का मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगा, और बाकी कोशिश करें कि एग्जिट करें, नया निवेश तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो दूर ही रहे सीएल एजुकेट से। खैर, इस कंपनी के मैनेजमेंट से आगे बातचीत करेंगे। वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न संदीप जता रहे थे, और अब मैनेजमेंट आगे का आउटलुक हमसे बातचीत कर पाएगा, तो जानेंगे इस कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सत्यनारायण आर का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक जुड़ेंगी, निफ्टी की स्ट्रैटेजी और साथ साथ उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है इस वक्त के तत्काल ट्रेड आइडिया को जानने का। एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान मानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि एमएनएम को खरीद डालें। 1264 का स्टॉप, 1304 तक के टारगेट्स आज दिन के दौरान आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक, हफ्ते का आखिरी, इस वित्त वर्ष का आखिरी और नई सीरीज का पहला दिन, और बहुत इवेंट पैक्ड होने वाला है। और उसमें आज हम देख रहे हैं शुरुआत इस सीरीज की थोड़ी सी सुस्ती के साथ। हमने देखा था बीती सीरीज की एक्सपायरी बड़ी स्ट्रांग नोट पे जाके हुई, और उसके बाद 9166 के लेवल्स पे समय कामकाज होता हुआ, क्योंकि प्रेशर आ रहा है कुछ। जिस पॉकेट ने पिछली सीरीज में आउट परफॉर्म कर डाला था बैंक्स ने, वहीं से कुछ प्रेशर है। आधे % बैंक निफ्टी की कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में रणनीति क्या होगी, मार्केट का आउटलुक कैसा है, अगला हफ्ता, ये सीरीज और आज का दिन कैसा पैन आउट हो सकता है। SimiBhomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। चार्ट की रीडिंग क्या लग रही है आपको, क्या करना चाहिए निफ्टी में, कहां जा रहा है निफ्टी? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं निफ्टी के लिए बाई कॉल ही मेंटेन करूंगी। मैंने मार्च सीरीज में ही मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 9200 के आसपास का एक्सपायरी आएगी। कल का क्लोजिंग स्ट्रांग नोट पे था, पर 9200 का लेवल टच नहीं कर पाया था। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज शायद निफ्टी 9200 का लेवल क्रॉस करेगा। ओवरऑल मैंने दो टारगेट्स रखा है, 9215 एंड 9245। ये दो टारगेट्स मैं आज ही के लिए रखा था, और नीचे 9145 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 9150 के आसपास एक बेंचमार्क है, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा। वो सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी को खरीद कर ही खेलेंगे, और 9200 का इनिशियल टारगेट और उसके बाद 9215 एंड 9245 ये दो
टारगेट्स। और तो सीरीज बदल गई है, मूड नहीं बदला है। खरीदारी करने के मौके ढूंढने 9215 और 9245 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन चलिए, स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए आशीष, हर दिन दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो नए लाइफ हाइस छूते जा रहा है। आज भी इसने लाइफ हाइस छुए और हर निशान में अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है। 0.5% से ज्यादा के गेंस आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिलेंगे। और आज खबरों के चलते काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है। इसमें सबसे आगे तो जय कुमार इंफ्रा का काउंटर है। अच्छी खासी गिरावट दरअसल इस काउंटर में है क्योंकि मुंबई की सिविक बॉडी ने इसे आगे के प्रोजेक्ट्स में बिड करने के लिए साफ मना कर दिया है, बैन कर दिया दरअसल इस काउंटर को। इसके लिए इस काउंटर में इतना दबाव देखने मिल रहा है। वही MIC इलेक्ट्रॉनिक्स आज बोर्ड बैठक है, उसके पहले अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। मॉर्ग इलेक्ट्रॉनिक अमालगमेशन को अप्रूवल मिला है आकाशा का इलेक्ट्रॉनिक के साथ, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। पायरेक्स लैब बड़े इन्वेस्टर ने इसमें खरीदारी की है ब्लॉक डील में, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। इसके अलावा वैम इंडस्ट्रीज, विकास, WSP, मुकुंद, शैम्पैक, ये सभी काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें खबरों के चलते आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। वहीं खबरों के ही चलते दरअसल कुछ सेक्टर्स है जिनमें आज अच्छी खासी खरीदारी है। उसमें चावल के स्टॉक सबसे आगे है। दरअसल चावल की कीमतों के बढ़ने की खबर आई, उसके चलते LT फूड, कोहिनूर फूड, चमनलाल सेतिया जैसे काउंटर्स में 2 से 8% के आसपास की तेजी है। और कहीं ना कहीं खबरों के चलते ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी है। मद्रास फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल्स, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो करीब 4 से 7% के आसपास की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है उसमें इंडिया बुल्स वेंचर, इमामी इंफ्रा, मुरुदेश्वर सिरामिक्स और HOEC जैसे काउंटर शामिल है। गिरावट में यूकेएल फुल का काउंटर शामिल है। आपको याद होगा 2 दिन से लगातार तेजी थी, आज मुनाफा वसूली है। कोल्टे पाटिल का भी यही हाल है। ITI और राणे ब्रेक जैसे काउंटर में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, तो बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी थकते हुए लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन इंटैक्ट। स्मॉल कैप आधा, मिड कैप में एक तिहाई फीसदी से ज्यादा हो उछाल और इसीलिए मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी पॉजिटिव आज भी सेशन में नजर आएगी, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग कंटिन्यू होती हुई। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स पे हम और आप दाव लगाएं, सिमी से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, वक्त आ चुका है सिमी से जानने का स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स कौन से होंगे। सिमी बताएं। आशीष, 2 स्टॉक मेरे रडार में है। एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, एक हल्का सा रेजिस्टेंस 243 के आसपास है। आज डे हाई भी है, लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक हाई बना रहा है। अभी 240 के आसपास है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठाने लायक है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का मैंने 2 टारगेट सेट किया है, 247 एंड 255। ये टारगेट्स हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही पॉसिबल हो जाएगा। और ओवरऑल मैं टारगेट्स 290 से 320 का टारगेट्स देख रही हूँ जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अचीवेबल है। मेरा सेकंड स्टॉक है BF यूटिलिटीज। ये लगातार शॉर्ट टर्म में मोमेंटम शो किया है, आज भी मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने तय किया है वो 475 से 485 का, ये नेक्स्ट वीक तक टारगेट्स आ जाएगा। उठा के रखने से 550 से 590 का टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। दोनों स्टॉक में मैं बुलिश हूँ और मेरा पोर्टफोलियो में है। थैंक यू। ओह ग्रेट। तो निफ्टी खरीदे, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज और BF यूटिलिटीज, दोनों को लेकर सिमी बुलिश। दोनों के लिए नियर टर्म टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। ब्रिगेड तो सिमी ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, एक पोर्टफोलियो बेट भी हो सकती है आपके लिए। स्टॉक 3.5% अब मजबूत। सिमी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार पे खासतौर पर चर्चा होगी। हमारे साथ मितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया जुड़ेंगे। और साथ साथ आज का स्टॉक जो इस समय फोकस में है, CL एजुकेट, इस कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सत्यनारायणन जुड़ेंगे हमारे साथ। अप्रैल सीरीज की ठंडी शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट मगर छोटे मझौले शहरों में खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में फिर लौटी तेजी, शेयर में 1% का उछाल। नोमुरा ने लक्ष्य 1260 रुपए से बढ़ाकर 1540 किया। ज्यादा सब्सिडी की उम्मीद में भागे फर्टिलाइजर शेयर। कैबिनेट की बैठक में आज होगा फैसला, CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। वायदे बाजार में 15 नए स्टॉक शामिल, रिलायंस डिफेंस, इंटरग्लोब एविएशन, एक्विटास, सुजलॉन, कैपिटल फर्स्ट में तेजी मगर इंफीबीम में गिरावट।
JSPL के प्रोमोटर कंपनी में डालेंगे पैसा, बोर्ड ने 4.25 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की दी मंजूरी, शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी। और सस्ते में टू व्हीलर खरीदने का आखिरी मौका, BS3 वाले टू व्हीलर्स बेचने के लिए कंपनियों में लगी होड़, दे रहे हैं 22,000 रुपए तक का डिस्काउंट। नमस्कार, मैं हूं हर्षा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आपका सवाल लेंगे जरूर, आपको बताएंगे यहां से आगे खासकर नई सीरीज में क्या रणनीति होनी चाहिए। याद रखिए 1800-209-7890 पर आप हमें फोन लगा सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने ट्रेड्स पर सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस सीरीज में आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए उस पर नजर डालेंगे कुछ ही मिनटों में, लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं CL एजुकेट पर। इसकी लिस्टिंग आज थोड़ी सी निराशाजनक हुई है। इशू प्राइस 502 के मुकाबले 100 रुपए नीचे 402 पर यह शेयर लिस्ट हुआ। वह स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, आपको बताएंगे इस समय किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और एक आइडिया भी लेंगे कि यहां से आगे कंपनी के क्या प्लान्स है, क्या तैयारी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यनारायण आर, जो चेयरमैन और ED हैं CL एजुकेट के। सत्यनारायण जी, थोड़ी सी नर्म लिस्टिंग होती हुई, उससे क्या निराशा हाथ लगी है? आई एम श्योर आपने अब तक बातचीत कर ली होगी मर्चेंट बैंकर से, क्या हुआ? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आज के दिन का जो मोमेंटस ओकेजन है उस पर मैं फोकस करूंगा। अभी मैं लिस्टिंग सेरेमनी से बाहर निकला भी नहीं हूं, आपसे बातचीत हो रही है। देखिए, एक कंपनी की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, ग्रोथ जर्नी में 20 साल 21 साल के बाद की जर्नी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। जितने लोगों ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो योगदान दिया है उन सबको धन्यवाद करना है सबसे पहला मेरा कर्तव्य है, हक है और बहुत मोमेंटस ओकेजन है। और मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल्स जो बिजनेस के हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन खेलता है, उसको बॉल को देख के खेलने का महज स्पोर्ट्समैन का काम है, चाहे सचिन हो या विराट हो। बाकी मार्केट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत लर्नेड हैं और हम सारे स्टेक होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम ये मानते हैं कि हम लोग अगले 10 साल और 20 साल का रेप्यूटेशन और ट्रस्ट और कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जो अपने इख्तियार में कहा खिलाड़ी को अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए, पिच पर ज्यादा ध्यान ना दे। आज की पिच आप कह सकते हैं थोड़ी सी ठंडी है बाजार की, शायद यही वजह है कि थोड़ी सी नर्म लिस्टिंग हुई है। लेकिन मैं आपके अब ट्रैजेक्टरी पर फोकस करना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं आप जिस कारोबार में वो काफी कॉम्पिटिटिव स्पेस है। यहाँ पर कई अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बड़े पैमाने पर वेंचर कैपिटल PEs ने पैसा लगाया है और साथ ही MT एडुकेयर जैसी लिस्टेड एंटिटीज है जिससे आप सीधा compete करेंगे। मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में आपके रेवेन्यूज में सिर्फ 10% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। अब आपके शेयर धारक ये जानना चाहेंगे आने वाले सालों में क्या आप इस ग्रोथ रेट को बेटर कर पाएंगे? आपके क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, अगर आप इंडिया का करियर एस्पायरिंग सेगमेंट की तरफ तवज्जो दें तो हर मिडिल क्लास पेरेंट्स, हर मिडिल क्लास फैमिली जिस एग्जाम्स के थ्रू, करियर्स के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बहुत ही एक विशाल अपॉर्चुनिटी है। और जो आप बात कह रहे हैं वो एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक निश सेगमेंट को, निश बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वो लोग क्रैक कर देते हैं, लेकिन उनको स्केल करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। और अगर आप CL का जर्नी देखें 20 साल, हम लोगों ने 6, 7, 8 इस तरह के इनऑर्गेनिक को भी इंटीग्रेट किया है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आप एक इवॉल्विंग लैंडस्केप की ओर देख रहे हैं। एजुकेशनल सर्विसेज में बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं और कोर टेस्ट प्रेप में CL जैसा ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाली कंपनी जो कि 150 से अधिक शहरों में हो,
ये नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि ये सेगमेंट, ये लैंडस्केप ऑर्गेनाइज होगा और उसको ऑर्गेनाइज करने में सीएल पिछले 15 साल से बहुत कंट्रीब्यूट किया है और उसके डिस्प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू टारगेट क्या होंगे? क्योंकि आज के दिन आपके शेयरधारक यही समझना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, क्योंकि अब तक क्योंकि इशू ऑन था, सेबी की रिस्ट्रिक्शंस थी, आप वो प्रोजेक्शंस नहीं दे पाए। अब आपके लिए मौका है, क्या ग्रोथ रेट पर कंपनी डिलीवर कर पाएगी? देखिए, अगर आप पिछले 15 साल का भी दोबारा देखें, मैं एक बार दोहरा देता हूं कि जब हमारे टेल विंड्स थे 2002 और 8 के बीच में कंपनी ने 25x ग्रो किया है। 8 और 13-14 के बीच में जब एमबीए टेस्टर में बहुत हेडविंड्स थे, तब भी एग्रीगेट लेवल पे हम लोगों ने 4x 5x ग्रो किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा 100% अटेंशन सील एजुकेट को ग्रो करने पर है और अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग रेट्स पर ग्रो कर रहे हैं। हमारा यह ध्यान होना चाहिए कि क्या हम लोग मार्केट ग्रोथ से भी बेहतर ग्रो कर सकते हैं या नहीं, उस पर हम लोग एब्सोल्युटली फोकस्ड हैं, चाहे रेवेन्यूज हो, चाहे पैट हो, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो। सो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की जरूरत है। लेकिन मैं यह भी बहुत क्लियरली शेयर करना चाहता हूं और मैंने हर मौके पर किया है कि हमारे बिजनेस में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा सॉलिड मीडियम टर्म बिलीफ और कन्विक्शन के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशनल एसेट बना सकते हैं जो कि ट्रस्ट, कॉम्पिटेंस और इनोवेशन के बलबूते पर अपना ग्रोथ दिखाएगी। मिस्टर सत्यनारायण, आई एम सॉरी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना इस चर्चा को आगे हम जारी रखते। हालांकि अभी भी इंतजार है आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस का कि क्या आप डिलीवर कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो एस्टिमेट्स है कि यही है कि शायद 20 करोड़ प्लस का पैट देखने को मिले। विल हैव टू सी, क्योंकि कंपनी के पिछले 5 सालों में हमने देखा रेवेन्यू महज 10% से ही ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली आज वो खुलासा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे कोशिश होगी कंपनी से और डिटेल निकालने की, आपके लिए खासकर जिन्होंने पैसा लगाया है शेयर में। 417 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑल द बेस्ट सर कमिंग क्वार्टर्स के लिए। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट खबर हमारे दर्शकों के लिए और बचत योजनाओं पर, खासकर छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने दरें कम की हैं, घटाई हैं। अब पीपीएफ 7.9% की दर देगा। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ कि 0.10% की दर में कटौती की गई है और 7.9% पर ये इनफैक्ट पीपीएफ ब्याज देगा और एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम में भी यही ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक सेविंग स्कीम पर दर अब 8.4% है, तो 0.10% की कटौती इन सभी स्कीमों में की गई है। उस लिहाज से आप भी फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक एवरेज कट आया है 0.10% पर की दरों में कुछ कटौती सरकार ने की है। हमारे साथ मितेश ठक्कर हैं और साथ ही डेरिवेटिव चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सुमित बगाड़िया, अभी आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, बताइए, सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी ठंडी होती हुई, क्या स्ट्रैटेजी होगी कंसिडरिंग 9160 या फिर 9150 के ऊपर बाजार स्थिर है? गुड मॉर्निंग हर्ष। मेरे ख्याल से आई थिंक ऐसा एक मूवमेंट चालू रहेगा। हमने कहा है कि निफ्टी रेंज में है 9200 से लेकर करीबन 9020 की, और रिजल्ट सीजन में हम लोग जाने वाले आने वाले 1-1.5 हफ्ते बाद। तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिन तक फिलहाल मार्केट शायद साइडवेज ही रहे। बैंक निफ्टी ने जरूर नए हाइज बनाए हैं, परंतु मेरा बायस फॉर टाइमिंग साइडवेज है। अगर निफ्टी 9120 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो वो लोअर एंड ऑफ द रेंज तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज 9100 से 9200 के बीच में रह सकता है। ओवरऑल हम लोग अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्योंकि काफी स्टॉक चार्ट्स पॉजिटिव है, परंतु निफ्टी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो रेंज बाउंड आउटलुक है। सुमित, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है निफ्टी पर, खासकर अप्रैल सीरीज में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, अभी तक तेजी का व्यू है मार्केट्स के अंदर। इमीडिएटली हमने ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक कंटिन्यूसली हमें एक हायर लेवल्स के आसपास ही हमको एक्सपायरी भी देखने को मिली है। आई थिंक इमीडिएटली ट्रेंड देखते हुए और यहाँ से पैटर्न देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि और तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएट निफ्टी के लिए टारगेट्स होंगे 9250 और 9300 लेवल्स। आई थिंक अगर किसी को भी पोजीशन लेनी है निफ्टी के अंदर तो वो बाय साइड की होनी चाहिए। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 30 पॉइंट की गिरावट आती है निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल्स के हिसाब से तो बाइंग करके काम करें। स्टॉप लॉस 9100
स्पॉट लेवल्स के हिसाब से, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 9250 9300 आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए। ओके, तो 9250 9300 की तैयारी रहनी चाहिए, सुमित कह रहे हैं। मितेश कह रहे हैं कि रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा यहां से आगे, तो उस लिहाज से थोड़ा सा कॉशियसनेस बाजार में दिखाई दे सकता है। फिलहाल 9160 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ 13 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी की ओर से आ रहा है आज दबाव। लेंगे एक ब्रेक। आगे मितेश और सुमित ने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जहां पर आज ट्रेड लेना बनता है, और साथ ही एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हाजिर करेंगे आगे। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। नई सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी नरम होती हुई, लेकिन ट्रेड्स पर ही फोकस कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है ये, इंडेक्स के बजाय वहां पर मौके दिख रहे हैं, तो ऐसे में ऑप्शंस के जरिए कौन सा शेयर है जिसमें आप आज ट्रेडिंग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं, सुमित से जानते हैं। सुमित बताइए, क्या चुना है आपने, क्या रणनीति? हर्षदा, जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 538 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ से जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 555 इमीडिएट टारगेट होंगे, और शायद हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से तेजी एक्सटेंड करे और 570 तक का भी मूव हमको हफ्ते से 10 दिन के अंदर देखने को मिले। तो आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे 540 का कॉल, जो कि 14-15 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको लेना सही रहेगा। 10 रुपए का उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और हमने ये जो 2 टारगेट्स बताए स्पॉट लेवल्स के हिसाब से जी एंटरटेनमेंट के अंदर, अगर वो आते हैं तो इस कॉल की वैल्यू 22 रुपए और फिर 30 रुपए अकॉर्डिंगली हमको देखने को मिल सकती है हफ्ते भर के अंदर। तो 540 का कॉल लेके काम करना चाहिए। ओके, तो 540 का कॉल लीजिए, तेजी कीजिए इसमें। 14 से 15 रुपए के आसपास ये खरीदेंगे। स्टॉप लॉस 10 का, और टारगेट जैसे सुमित ने कहा 22 से 30 का रहेगा। मितेश, फर्टिलाइजर कंपनियों में एक्शन देखकर आपने क्या शेयर चुना है? आई थिंक काफी एक्शन है, और आरसीएफ मुझे पसंद है। इनफैक्ट चंबल का भी चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, परंतु ट्रेडिंग कॉल में आरसीएफ भी एक अच्छा बेट रहेगा। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं और 85 तक के टारगेट्स देखें। और दूसरा स्टॉक मेरा बाय रहेगा एसीसी पे, थोड़ा बढ़ गया है, आप 1430-35 के आसपास इसको बाय करें। 1414 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1475 तक के टारगेट्स देखें। ओके, एसीसी में 1475 का टारगेट और आरसीएफ में खरीदारी की पोजीशन। सुमित, इनफैक्ट आपने भी एसीसी चुना है, यहाँ पर आपके टारगेट्स क्या होंगे? यस, एब्सोल्युटली, कोइंसिडेंटली सेम ही स्टॉक चूज किया है हम दोनों ने। इमीडिएटली एसीसी के अंदर ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिलने वाला है आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि एसीसी में हमें इमीडिएटली 1480 और फिर 1500 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एसीसी के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें, 1400 का स्टॉप लॉस लगाए, 1480 और 1500 का टारगेट होगा। और दूसरा एक और एक स्टॉक हमने चूज किया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 675 और फिर 690 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें, 638 का स्टॉप लॉस और 690 तक के टारगेट आने वाले हफ्ते भर के अंदर। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। बीपीसीएल में तेजी 675 से 690 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, और हमारे दोनों ही जानकार कह रहे हैं कि एसीसी में तेजी की पोजीशन होनी चाहिए। यहां पर सुमित कह रहे हैं 1480 से 1500 का टारगेट, 1475 की बात मितेश ने की है। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपके सवालों के जवाब देकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं निकुंज पटेल बरोडा से। बताइए निकुंज, क्या पोजीशन है आपकी? मैडम, मेरा बीईएल का 159.25 का लॉट है, तो क्या करना है? 159.25, 154 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी मितेश आपकी? बीएल थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन में आ चुका है, परंतु सपोर्ट के आसपास भी है स्टॉक। 153 का बड़ा सपोर्ट है, स्टॉक वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब 152-50 का स्टॉप लॉस लगा सर, और अगर बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ पे 160-159 जो कि आपकी बाइंग प्राइस के नजदीक है, आई थिंक वहां पर आप एग्जिट ले लें। मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो एक बार बाउंस बैक देके 160 तक वापस स्टॉक गिरावट का दौर चालू करेगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, होल्ड कीजिए इस शेयर को। अब बात करते हैं जसवंत से, शाहजहांपुर से लाइन पर है। बताइए जसवंत जी। मैडम, मैंने कॉल लिया था अप्रैल का 8 रुपए के भाव से 3 लॉन्ग कर रखा है कॉल, 300 वाला। 300 का कॉल, ठीक है। कोल इंडिया 290 पर है, 10 रुपए का नीचे प्राइस इस समय है। बताइए सुमित, होल्ड करने में आगे कुछ रिकवरी के आसार दिख रहे हैं या फिर एग्जिट ही ले लें?
एक बार वेट किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर 285 और टू बी वेरी प्रिसाइज 280 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट है। 285 और 280 ये कैश लेवल्स के हिसाब से है, इसके आसपास अच्छे सपोर्ट है। जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक एक पुलबैक की पॉसिबिलिटी है। तेजी अभी तक दिख नहीं रही है, तेजी हमको देखने को मिलेगी अगर एक बार ये स्टॉक 295 के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है और विद वॉल्यूम्स अगर मूव देता है, उसके बाद हमको तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमको 305 से 310 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार वेट करें, लेवल्स जो बताए हैं उसको क्लोजली वॉच करें। 285 नीचे में अगर ये टूटता है तो वीकनेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड 280 के नीचे बेरिश हो जाएगा। ऊपर में 295 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वॉल्यूम्स के साथ, तो इसके अंदर स्पट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 305 से 310 के लेवल आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। ओके, होल्ड की सलाह। 285 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। उम्मीद है कि यहाँ पर एक पुल बैक आएगा जरूर। एनएमडीसी में पोजीशन है राजेश जैन की, 138 पर ये पोजीशन खड़ी की है। बताइए क्या किया जाए मितेश? देखिए, ये स्टॉक भी एक अच्छी तेजी के बाद करेक्शन में आके सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप 130 रुपये 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगा, 131 130 का सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक आपको जरूर मिलेगा और वहाँ पे आपको 137 138 अगेन आपकी बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक मिल जाएगा, वहाँ पे आप एग्जिट ले लें। फिलहाल के लिए स्टॉक एक काफी अच्छी रैली दिखाने के बाद कई महीनों के बाद एक करेक्शन में है, तो इसमें लॉन्ग पोजीशन रखना ज्यादा बेटर फायदेमंद नहीं रहेगा सर। ओके, 130.50 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। लॉन्ग ज्यादा समय तक कितना फेवरेबल ट्रेड नहीं है, देख लें। अगर एक पुल बैक में आपके प्राइस आते हैं तो एग्जिट कीजिएगा। इसी के साथ बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 9154 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी अब और गिरता हुआ 150 अंकों की गिरावट यहां पर बनती दिखाई दे रही है। लास्ट हमने देखा था 115 पॉइंट नीचे था ये, तो बैंकों की ओर से ही दबाव बढ़ रहा है। आगे इसी पर नजर रखेंगे और साथ ही कुछ और सवालों के जवाब लेंगे जरूर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सेंसेक्स निफ्टी 0.25% की गिरावट में। बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव, मगर छोटे मझौले शेयरों में तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में फिर लौटी तेजी, शेयर 1% ऊपर। नोमुरा ने लक्ष्य 1260 रुपए से बढ़ाकर 1540 रुपए किया। ज्यादा सब्सिडी की उम्मीद में भागे फर्टिलाइजर शेयर। कैबिनेट की बैठक में आज होगा फैसला, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। वायदा बाजार में 15 नए स्टॉक शामिल। रिलायंस डिफेंस, इंटरग्लोब एविएशन, इक्विटास, सुजलॉन और कैपिटल फर्स्ट में तेजी, मगर इन्फीबीम में तेज गिरावट। जेएसपीएल के प्रमोटर कंपनी में डालेंगे पैसा। बोर्ड ने 4.25 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने को दी मंजूरी। शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी। मिडिल क्लास को झटका, छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने घटाई दरें। सीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक सेविंग की दरों में 0.1% कटौती। और सस्ते में टू व्हीलर खरीदने का आखिरी मौका। BS3 वाले टू व्हीलर्स बेचने के लिए कंपनियों में लगी होड़, दे रही है 22,000 रुपए तक के डिस्काउंट। अब भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नई सीरीज की आज से शुरुआत होती हुई हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग और इनफैक्ट साल का, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी सुस्ती है। 1.25% की कमजोरी सेंसेक्स में और निफ्टी में भी 16-17 पॉइंट के आसपास का दबाव अभी भी, लेकिन 9150 के हम ऊपर कामकाज करते हुए और ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी मोमेंटम है। मिड कैप्स 1/3, स्मॉल कैप्स 0.5% ऊपर और मार्केट ब्रेथ इसीलिए पॉजिटिव ही आपको नजर आएगी। और बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी में जो कमजोरी है उसकी बड़ी वजह है बैंक निफ्टी में दबाव। 2/3% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बैंक इस समय कामकाज करते हुए। तो ऐसे में रणनीति क्या होगी? ये थकावट के और खिंचने वाली है। क्या होगा मूड बाजार का, चाल बाजार की सीरीज में? प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, क्या करना चाहिए? ये सुस्ती, थकावट को कैसे रीड करूं? Well, good morning to you.
मुझे लगता था कि 9218 बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। हमने हाई देखा है 9214, लगभग टारगेट अचीव हो चुका। उसके बाद हमने एक गिरावट देखी और एक फिर अपू देखा। इंट्राडे के लिए आज का टारगेट था 9195 और हमने आज हाई देखा है 9181। तो यहां पर भी मुझे लगता नहीं कि ऊपर जाएगा, यहां पर सुस्ती होगी। फर्स्ट डे है नया सीरीज का, जब तक यहां से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मान के चलना चाहिए कि यहां पर थकान है। बायस डाउन साइड हो सकता है, बायस डाउन साइड हो सकता है, यानी कि यहां पे थकावट है। उसके बाद शायद ज्यादा चांसेस, ज्यादा लाइक्लीहुड है कि बाजार में थोड़ा सा प्रेशर गहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट दिन है आज, ध्यान रखें। निफ्टी 50 में आज से बदलाव लागू हुए हैं। आइडिया भेल बाहर हो गया, इंडियाबुल्स हाउसिंग और आईओसी ने उसकी जगह ले ली उन दोनों की। ये जो नई वायदा की सीरीज शुरू हुई है, 15 नए एफएनओ के स्टॉक्स इस सीरीज में जुड़ते हुए नजर आए हैं। जीएसटी काउंसिल की आज बेहद इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हरी झंडी मिलेगी और कौन से स्लैब में कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, शायद उस पर विचार हो। सीएल एडुकेट की आज लिस्टिंग हुई, कमजोरी के साथ वो स्टॉक कामकाज कर रहा है। 15% इश्यू प्राइस से नीचे वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर करने का आज आखिरी दिन है। साथ साथ में देख रहा था एसेट क्वालिटी रिव्यू जो बैंक्स का करने को आरबीआई ने कहा था, आज उसका भी 31 मार्च आखिरी दिन है। रिलायंस जियो, वो जो स्कीम आई है 99 रुपीज में सब्सक्राइब करें, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगले 1 साल तक, उसका आज आखिरी दिन है। और साथ साथ वो हेडलाइन में मैंने मेंशन भी करा है, सस्ती गाड़ी खरीदने का भी आज आखिरी दिन है। तो इंपॉर्टेंट दिन है आज, एक्शन पैक्ड होने वाला है। लेकिन चलिए स्टॉक्स फटाफट की अब शुरुआत करते हैं प्रकाश सर के साथ। और सबसे पहले रोहतक चलते हैं। सुनीत कुमार का सवाल था सनटेक रियल्टी पे, 1000 शेयर 370 की खरीद, सर क्या करें? होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है इसका टारगेट 480 से 500 होगा, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड। पालघर यानी नवी मुंबई, स्वरूप का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा, 400 शेयर 163 की खरीद, होल्ड करना चाहिए। 200 के करीब बेचना चाहिए। अब साइडवेज जोन पर है, लेकिन लोअर लेवल्स में 160 में सपोर्ट है। एसजेवीएन दिल्ली से मोनिका, 650 शेयर 34 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए। टारगेट कुछ 40 का हो सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 32। एसआरएफ रांची से बहादुर झा, 20 शेयर 1610 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप रहेगा 1400, 200 रुपए का। अपसाइड टारगेट 1800 से 2000, लेकिन वक्त लगेगा। अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो टाइट स्टॉप रहेगा 1540। एलएनटी टेक चेन्नई से मंगलम, 20 शेयर 700 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए। लगता है कि लोअर लेवल्स में यहां पर ही सपोर्ट मिले। स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 757 में, लेकिन होल्ड कीजिए। 825 के इर्द गिर्द निकल जाना। लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड दिल्ली से गौरव सूद, 50 शेयर 60 की बाइंग, एनर्जी एंड फूड मुझे मिल नहीं रहा है, 5 मिनट के बाद लौटेगा। बिल्कुल ठीक है। ईडलवाइज दिल्ली से राजीव माथुर, 400 शेयर 140 की खरीद, होल्ड करना चाहिए। 200 के करीब बेचिए। 190 to 200 ये जोन है, अपसाइड ऑन है। 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। टीटागढ़ वैगन्स नासिक से अनुज, 350 शेयर 120 की बाइंग, होल्ड करना चाहिए। 100 में स्टॉप लगाइए। अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। 100 में स्टॉप लगाइए। बेचिए कहां पर? 140। यूनियन बैंक सिरोही से आदर्श शर्मा, 300 शेयर 160 की बाइंग, होल्ड कीजिए। 200 के करीब 190 200 का ये जोन है जहां पर बेच सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड कीजिए। स्टॉप लगाइए 140 पे। कल्पतरु पावर हरिद्वार से राम कुमार, 100 शेयर 254 की बाइंग, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाइए 290 का। टारगेट 350 से 360, वक्त लग सकता है। एचओईसी बरेली से वीके अग्रवाल, 1000 शेयर 69 की बाइंग, मुझे लगता है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। यस करेक्ट। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए करीब 66 का। अपर रीजन पे 100 के करीब 95 100 ये एक जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक लखनऊ से संजय, 100 शेयर 515 की बाइंग, होल्ड कीजिए। 560 60 के इर्द गिर्द बेच सकते हैं। बीईएल वडोदरा से मनोज पटेल, 100 शेयर 160 की बाइंग, बढ़िया स्टॉक है। होल्ड करना चाहिए। थोड़ी गिरावट भी आती है तो घबराना नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 140 में। लॉस बुक नहीं करना चाहिए, लेकिन झेल लेना चाहिए थोड़ा मूव। अपसाइड टारगेट 175 to 200, लेकिन वक्त लगेगा।
मुख्तार ग्वालियर से राधा माधव 300 शेयर 104 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 85 का, अपर रीजन्स में टारगेट 120 के। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल कोलकाता से अभिनव 300 शेयर 43 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 38, टारगेट करीब 50 के इर्द गिर्द, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट आज न्यूयॉर्क कंपनी में जुड़ेगा। लातूर, यहाँ पे सवाल है चेन्नई पेट्रो पे सन्मुक्तानंद का 25 शेयर 370 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 350 का स्टॉप लगाइए, अपर रीजन्स में टारगेट 450 से 450। इंडाल्को कोलकाता से राघव सोनी 100 शेयर 190 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 185 का, अपर रीजन्स में 220 के इर्द गिर्द मुनाफा बुक कर सकते हैं। A to Z दिल्ली से रोहन 100 शेयर 44 की बाइंग, और ये तो आपका फेवरेट है सर। जी हाँ, ये स्टॉक मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लिया है और काफी वक्त के लिए रखा है मैंने, और होल्ड करूंगा। ये बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे ऐसा लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, A to Z के बाद दूसरा स्टॉक मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे का शो लोगों ने देख लिया है, सुजलॉन। अगला सवाल है पटना से फरीद खान का सवाल 2500 शेयर 1890 की बाइंग। मुझे लगता है ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। अपमूव शुरू हुआ है, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये स्टॉक लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। वायदा में एंट्री हो गई, यहाँ पर भी डिस्क्लोजर ये भी आपके पास है। लास्ट फ्राइडे हमारी बात हुई थी और आज से वायदा में इंक्लूजन हो गया सुजलॉन का। KSCL बीट से सागर गायकवाड़ का सवाल है, कावेरी सीड्स होगा ये शेयर। जी हाँ, 120 शेयर 517 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 530 का, ब्रेक हो जाए तो मुनाफा ले जाइए घर, अदरवाइज 600 का टारगेट भी नजर आता है। कल इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, एक क्वार्टर बाद उन बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि फाइनेंशियल्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। दिल्ली से राज इंडस्ट्रीज पे तरुण सुराना का सवाल 100 शेयर 80 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए 75 का, टिपिकल साइडवेज जोन में अपमूव मिल जाता है तो वहां पर अपमूव का एडवांटेज निकल जाइए। ABB नागपुर से विजय कारीवाला 50 शेयर 1200 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए और 1200 का ही स्टॉप लगाना चाहिए। किसको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, इसका टारगेट 1350 लगेगा, लेकिन वक्त लगेगा। ये जगह, ये जो महीना है बाय करने के लिए सबसे बहुत बढ़िया है, अच्छा स्ट्रक्चर है। कैस्ट्रॉल विजाग से सुगु कुमार का सवाल 100 शेयर 425 की बाइंग। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 415 का, यहीं पर एक स्टॉप लगाइए, टारगेट 460 का। चलिए आज का आखिरी सवाल भी ले लेते हैं। मेरठ से रविंद्र का सवाल है डाबर इंडिया 200 शेयर 268 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 270 का, अपर रीजन्स में टारगेट 290। चलिए समय खत्म फटाफट का, लेकिन आपकी स्क्रीन पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आने चाहिए, वो आपके नीचे जो टिकर बैंड है वो टिकर टीम अलर्ट कर रही है। दिन के हाईस पे अब वो स्टॉक्स कामकाज करते हुए RCF 10% मजबूत, GNFC 5% की मजबूती, फैक्ट 12-13% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, तो पूरा बैग बहुत तगड़े मोमेंटम में। आज कैबिनेट की बैठक, उससे पहले का ये दिन के हाईस पर कामकाज। लेकिन चलिए यहाँ पे प्रकाश सर से जान लेते हैं, अब फ्राइडे के दिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो आज के लिए या आज लेके चलूं सर, अगले हफ्ते तगड़े रिटर्न्स कमा के दे दें, कुछ आइडियाज बताएं। अडानी एंटरप्राइजेज मुझे ठीक नजर आ रहा है, अपमूव ऑन है, इसका जो टारगेट है 110 का है, स्टॉप होना चाहिए 106। अडानी एंटरप्राइज बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर भी अपमूव ऑन है, इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 242 का है, स्टॉप होना चाहिए 235। ओके, तो अंबुजा सीमेंट्स खरीदें 242 के टारगेट्स के लिए, और अदानी एंटरप्राइजेज 110 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने के मौके। आप कुछ और भी बता रहे हैं? लक्ष्मी, वो जो एनर्जी एंड फूड्स मिल गया है चार्ट, उनका नाम मुझे लगता है, इसका नाम मैं ढूंढता हूं आप LTTS, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड। ठीक है, क्या भाव है सर? अभी दाम 778 का है। नहीं, लक्ष्मी एनर्जी फूड तो मेरे ख्याल से 7, प्लीज हॉटबोर्ड फायर करें। कहीं मैं मुझे ये लगा यही नजर 56, 57। ब्रेक के बाद लौटेंगे सर। गौरव सूद साहब आपकी चार्ट ढूंढ के रखेंगे प्रकाश सर, और आपके क्वेरी को भी हम सॉल्व कर डालेंगे। और आप लोग, बाकी लोग इनके सवाल नहीं आए, हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, जिसमें भी जाके हमसे कनेक्ट कर सकें करें, अपने सवाल पूछें, प्रकाश सर से उनको फटाफट पूछा जाएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजार वही
15-16 पॉइंट के आसपास निफ्टी में सुस्ती कमजोरी, लेकिन बैंक निफ्टी अब 3/4% से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, ये निफ्टी आप कह रहे हैं कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद शायद डाउनवर्ड बायस हो, बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है क्या चार्ट्स पे? आप मेरे से पूछेंगे तो टारगेट तो ऊपर अचीव हो गया, ऊपर जाने का हक नहीं है, लेकिन वो बोलूंगा तो एरोगेंस हो जाता है, तो इसलिए नहीं बोलता अब, लेकिन ऊपर जाएगा, थकेगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली टर्न ठंडा पड़ने वाला है, बाजार कमजोर होने वाला है। कितनी डाउनसाइड, कितनी कमजोरी एक्सपेक्ट करूं, और ये जो पुराने अभी हाल के हाईस थे उसको ब्रीच करने में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो 9218 क्रॉस करना इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा कहां तक नीचे जाएगा वो कहना मुश्किल, लेकिन 9218 क्रॉस करना इतना इजी नहीं है। अगर क्रॉस कर लेता है मतलब कुछ लार्जर वेव चालू है, फिर तो 10,000 फास्ट भागेगा। मुझे नहीं लगता इतना भागने के बाद कि 9218 क्रॉस करेगा। ऑल टाइम हाई 9214 आ गया, थैंक यू वेरी मच, टारगेट अचीव हो गया। अब इसका हक के नीचे आने का, ऊपर आने का नहीं है, तो कभी कभी टर्न होते होते वक्त लगता है, और एक बार आदमी ऊपर नहीं जाता तो लोग जाएंगे तो ऊपर नहीं आ रहा, वीकनेस है, फिर जाके बेचते तो और नीचे आया था। लेकिन ये टर्न हो रहा है, और टर्न होते होते वक्त लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है। इमीडिएटली ऐसे टॉप ऐसे नहीं आता। 9218 तो मेरे दिमाग में इम्बाइब हो गया है, मुझे रट गया वो लेवल। उस लेवल को जब तक ब्रीच ना करे, उसके ऊपर ना ट्रेड करे, उन लेवल्स को तोड़ना प्रकाश सर के हिसाब से अब लगता है मुश्किल हो गया है। थकावट है और डाउनवर्ड बायसनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो और इस अप्रैल सीरीज में जो अब बड़ा ट्रिगर आने वाला है वो रिजल्ट सीजन होगा, तो देखते हैं फिर वो रिजल्ट्स किस हद तक जस्टिफाई करते हैं इस बाजार के वैल्यूएशंस को। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और पहले तो सर वो एक सवाल जो गौरव सूद साहब का रह गया है, अब आपको चार्ट्स मिल गए शायद। लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स 50 शेयर 60 की बाइंग। लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड, यस 60 की बाइंग है, इनको होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 55 का। अगर 55 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, 5 रुपये नुकसान होगा, और ऊपर चले जाता है तो 60 के इर्द कॉस्ट के आसपास निकल जाइए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है। ओके, सूद साहब थोड़ा वेट कराने के लिए सॉरी, लेकिन आपकी क्वेरी हमने फाइनली सॉल्व कर दी है। जलगांव चलते हैं, डॉक्टर संजय गुजराती साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, सवाल क्या है? सर, मैंने लक्ष्मी विलास बैंक 155 के भाव से 200 शेयर लिए हैं। ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है डॉक्टर साहब? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया है, तो इसमें मैंने क्या करना है, इसका क्या फ्यूचर क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। 9 दौरे का समय है, लक्ष्मी एनर्जी भी आ चुका है, अब लक्ष्मी विलास बैंक भी आ गया, लक्ष्मी जी फोकस में है सर, बताएं क्या करना चाहिए। धन्यवाद। 160 158 ये एक क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप इससे निकल जाइएगा। यहीं पर ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आप भी निकल जाइए। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो कहां जाएगा, 170 175 180 भी आ सकता है, तो होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब, ये आपकी कोई, अच्छा डॉक्टर साहब काय के डॉक्टर हैं? सर, मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ सर, वेटनरी सर्जन हूँ सर। ओह ग्रेट, और जलगांव में काम करते हैं? हाँ सर। ओह चलिए, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दिए, कभी और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमें सर। ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती हुई। फेम इंडिया जो स्कीम है उसे 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करा जा रहा है। फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्या मतलब है इसका? संवाददाता रोहन सिंह मेरे साथ जुड़ते हैं। रोहन, पहले बताएं ये स्कीम क्या थी और ये एक्सटेंशन क्यों, और कितना फायदा होगा? जी, ये स्कीम जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स थी उनको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल पहले लाई गई थी, और इसके तहत जो भी आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल खरीदते हैं उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जाती है। अभी जो परिवर्तन लाया गया है, 31 मार्च को इसकी मियाद खत्म हो रही थी, और फिर बात हो रही थी कि इसे एक्सटेंड किया जाएगा। बहरहाल सरकार फेम इंडिया 2 पे काम कर रही है, लेकिन उससे पहले 6 महीने के लिए फेम इंडिया 1 को एक्सटेंड किया गया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो नई स्कीम होगी उसमें माइल्ड जो व्हीकल्स है, माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वो इसका पार्ट नहीं होंगे, यानी कि जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे या जो प्लग इन हाइब्रिड होंगे या जो स्ट्रांग हाइब्रिड होंगे, ये सारे इसके पार्ट होंगे, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड को इसको पार्ट नहीं रखा गया है। इसमें ये बताना जरूरी है कि लगभग 80% जो गाड़ियां बिकी थी फेम इंडिया के अंतर्गत, जो सब्सिडी जिन्होंने पाई थी, वो सारी की सारी माइल्ड इंडिया
माइल्ड हाइब्रिड थी। तो अब सरकार को यह मानना है कि ये जो है अक्सर जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा उसे हाइब्रिड बना देते हैं और सरकार की इस सब्सिडी का फायदा उठा लेते हैं। सरकार ने इसलिए इसमें बदलाव लाया है कि अब उन्हीं गाड़ियों को सरकारी सब्सिडी मिलेगी जो कि या तो स्ट्रांग हाइब्रिड होंगी या फिर प्योर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से बनी होगी। और 6 महीने के लिए फिलहाल इसे बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के बाद जो अगली स्कीम आएगी उसमें हमें देखना होगा कि सरकार कौन से नए नियम लाती है। अच्छा सांझ, मेरे लिए तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई महिंद्रा की ने जो रेवा एक्वायर करी थी, वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करी थी, वो तो मेरे ख्याल से माइल्ड हाइब्रिड नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, तो उनको ये सपोर्ट मिलता रहेगा रोहन, है ना? जी हाँ, जो जितनी भी जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन्हें ये सपोर्ट मिलता रहेगा और हो सकता है कि जो अगली स्कीम आए, फेम इंडिया 2 आए, उनमें जो प्योर इलेक्ट्रिक को जो सब्सिडी है वो बढ़ा भी दी जाए, क्योंकि अब तक जो कई एनालिस्ट लोग मानते हैं कि लगभग 60 से 80% ऐसी गाड़ियां बिकी हैं जो कि माइल्ड हाइब्रिड वर्जन थी, वो उन सारों को हटा दिया जाएगा। और अब तक ये भी बता दूं कि लगभग 3% ही सिर्फ ऐसी गाड़ियां इस स्कीम के अंदर आई हैं जो स्ट्रांग हाइब्रिड थी और 2% ही थी जो इलेक्ट्रिक कार्स थी। तो जो स्ट्रांग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स को ज्यादा सब्सिडी मिले, वो इसका फायदा उठा पाए, और जो कंपनी जो हल्का सा ट्विक कर देती है टेक्नोलॉजी में माइल्ड हाइब्रिड बनाने के लिए, वो ना कर पाए, ये पॉलिसी में आएगा। चलिए रोहन, बहुत धन्यवाद आपका। और लेकिन सौदा आपका में समय खत्म हो चुका है, तो आपकी अब तमाम जो क्वेरीज हैं वो अब जब हम 2 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे तब वो सॉल्व करने की कोशिश होगी। लेकिन प्रकाश सर, आपका भी धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू। और न्यू ईयर कंपनी, माफ कीजिएगा, सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।